नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम यशस्वी राजपूत है और सिटी टुडे में आज हम आए हैं डॉक्टर अनूप चौधरी सर से मिलने, जी हाँ, जो होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। हेलो सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने मुझे आज इनवाइट किया। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि मैं एक होम्योपैथ और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। सो डिफरेंट यानी डेफ़िनेटली कि मैं आज एज़ अ साइकोलॉजिस्ट के वे में मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ हो रही हैं और लोग जितने अफ़ेक्ट हो रहे हैं मेंटल लेवल पर जाके, क्योंकि मेरा जो 16 ईयर का प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि पेशेंट्स फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल लेवल पर स्ट्रेस ले रहा है। जैसे अगर गर्ल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती हैं, यदि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं या इनसिक्योरिटी होती है, तो उन केसेस में देखने को आया कि उनमें हार्मोनल चेंजेस का होना या किसी रीज़न से उनके अंदर पीसीओएस, पीसीओडी और ओवेरियन सिस्ट का आना, इट इज़ वेरी कॉमन। दूसरा बॉडी शेप का चेंज होना, ओबेसिटी का आना। ऐसे बहुत सारे पैनिक अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अभी इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा बच्चों में जो कंडीशन आ रही है वो है पैनिक अटैक आना, एंग्ज़ायटी होना, डिप्रेशन होना। ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है बच्चों में देखने क्या है कि जितना हम बहुत लेट देख एक एज में देखा करते थे, अभी वो यंग एज में देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ है कि शायद एक उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पीयर प्रेशर और दूसरा होता है पेरेंटिंग। सो पेरेंटिंग का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर किसी पेरेंट्स को बेसिकली पेरेंट्स क्या होते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया हूँ, जो मैं नहीं कर पाई हूँ, मुझे अपने बच्चों को वो सब चीज़ें देना है। तो मेटलिस्टिक तरीके से हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए हम सोचते हैं कि हमारे बाजू वाले का या दूसरे लोग जो है हमारे प्रेशर डालते हैं डेफिनेटली। सो प्रेशर रहता है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसमें बहुत ही अच्छा करना है। पर मैं वो देख रहा हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी पेरेंटिंग में या जॉब कर रहे हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि वो अपने बच्चों पे साइकोलॉजी तरीके से अगर उनका किसी तरीके से उनके ऊपर जो सपोर्ट है, वो भी देखने को नहीं मिलता। शायद वो सिर्फ़ यही उनको बच्चों को बोलते हैं लौट के आने के बाद में कि भई हमने तो आपको वो सब चीज़ प्रोवाइड की थी, हर फैसिलिटी दिया था, लेकिन उसके बाद भी आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनको चाहिए होता है आपका एक मेंटल सपोर्ट। सो पेरेंट्स को सबसे पहले होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है कि वो जो चीज़ कर रहे हैं उनको आपको एप्रिशिएट करना है बेसिकली। और यहाँ एप्रिशिएट ना करके ठीक है, हाँ सब लोग कर लेते हैं, उनका बच्चा देखिए कितना आगे बढ़ गया है। सो पहली बात तो ये है कि बच्चे को आपको मेंटल सपोर्ट देना है, उसको अच्छा दोस्त बन के रहना उसके साथ में। यदि आप उसके अच्छे फ्रेंड बन के नहीं रह रहे हैं, अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है और शेयर होल्डर उसकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद वो आपको अपना नहीं मान पा रहा है या शायद बताने में डरता है कि कहीं आप उसको मना करेंगे। सो अगर मेंटल डिसीज़ की हम बात करते हैं, जिसको हम साइकोसोमैटिक डिसीज़ की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको है कि मेंटल सपोर्ट होता है, वो फैमिली का होना, पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो सबसे पहले आप उसको मेंटल सपोर्ट दीजिएगा। सेकंड चीज़ आती है कि फिज़िकल लेवल पर यदि किसी कारण से वो प्रेशराइज़ फ़ील कर रहा है, यदि किसी तरीके से उसको डिफ़िशियंसी है या अगर किसी कारण से उसका नींद पूरा नहीं हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी लोगों में जो मैं देख रहा हूँ कंपटीशन के लिए कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग जो हैं पीएससी, एमपीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मैंने काफ़ी पेशेंट्स हैं मेरे पास, जिसको मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ कि वो सब लोग होते हैं कि उनके अंदर इतना एंग्ज़ायटी लेवल रहता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इतनी कोचिंग जॉइन किया। वो स्कूल से घर आते हैं, फिर इमीडिएटली कोचिंग जाते हैं, तो ये बहुत सारा प्रेशर जो उनके ऊपर होता है। और दूसरा ये है कि पीयर प्रेशर जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे। सो पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों में कि वही चीज़ आ रही है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोप अप नहीं कर पाने के बाद से एक समय ऐसा आता है कि बच्चों के अंदर लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता। एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। सो सबसे पहले उनको उस फ्रस्ट्रेशन को या उनका जो फॉल्ट है, उनकी मेथोडोलॉजी है, उसको आप अंडरस्टैंड करिए, उनको सपोर्ट करिए, एनकरेज करिए। सबसे पहली बात उनको आपको अंडरस्टैंड करना है, जिससे कि उनको प्रेशराइज़ ना हो वो और साइकोलॉजी तरीके से यदि उनको किसी तरह का प्रेशर फ़ील हो रहा है, तो वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है उनको। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जाने कैसे पेरेंट्स कि मतलब उनका जो बच्चा है वो मेंटल हेल्थ इश्यू से सफर कर रहा है, मतलब कैसे उस चीज को समझे पेरेंट्स, जी। क्या सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। रीज़न ये है कि हर बच्चे का जो एज रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसमें अलग-अलग प्रेशर फ़ील होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को
जो कि पहले वो ऐसा रिएक्ट नहीं किया करता था, अभी इरिटेट हो रहा है, अलग-अलग तरीके से रह रहा है, आइसोलेट रह रहा है, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये आपको हाइपर रिएक्शन दे रहा है। तो आपको अगर थोड़ा-सा भी ऐसा फ़ील होता है कि बच्चे में लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, पर ये डिपेंड करता है कि किस एज के हम बच्चे की बात कर रहे हैं। यदि वो 1 टू 5 के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं वो ऑटिस्टिक साइड तो नहीं जा रहा है, कहीं वो एडीएचडी का तो बच्चा नहीं है, एडीएच तो नहीं है। उससे अगर हम एडोलेसेंस में जाते हैं या प्यूबर्टल एज में जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि उस बेटा या बेटी के लिए किसी भी तरीके का फिजिकल एब्यूज़ हुआ है, कोई उसको परेशान करता है या किसी भी, क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली हम सोसाइटी में आजकल देखने को मिल रहा है कि जो घर के रिलेटिव होते हैं, जिस पे हम बहुत फेथ करके, ये बहुत बड़े केसेस मैंने अभी शायद 1 वीक में शायद 1-2 ऐसे केसेस देखे हैं, शायद मैं उसमें तो बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं बताऊँगा कि घर के ही लोग उसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं। आपके जो क्लोज़ रिलेटिव या जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से इस तरीके से प्रेशराइज़ करते हैं या उनको शक्ली अब्यूज़ या मोडेस्टी देखने को मिलती है। वो बेटा-बेटी उस एज में तो नहीं बोल पाते, लेकिन जो उसका ट्रॉमा होता है जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो देखने को मिलता है हमें बाद की उसकी लाइफ में। सो इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले ये रिकग्नाइज करना है कि हमारे बच्चे के अंदर कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिससे कि उसके अंदर मेंटल लेवल पे जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इन्वॉल्वमेंट अच्छा था, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो सर जैसा कि अभी आपने साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी हमें जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स भी जान चुके होंगे कि क्या-क्या चीज़ उन्हें फॉलो करनी चाहिए एज़ अ पेरेंट्स भी। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है होम्योपैथिक से रिलेटेड। जी, जैसे कि मानसून सीज़न इस वक़्त चल रहा है, जी, तो मानसून सीज़न में क्या प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए एज़ अ पेशेंट या जो लोग सफ़र कर रहे हैं भीगने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं और इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं और कोविड के बाकी कुछ लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? क्या आपका गाइडेंस है होम्योपैथिक से रिलेटेड वो बताइए? ठीक है। यशस्वी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो अभी पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो हमारे रेनी सीज़न शुरू हो गया है और जिस तरीके से लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन्स हमारे पेट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा स्टमक इन्फेक्शन होता है और जिसमें लोगों को वोमिटिंग होना, लूज़ मोशन होना, भूख नहीं लगना, अभी तो ये भी हो रहा है इसके साथ-साथ कि लोगों को टेस्ट भी नहीं आना, कभी स्मेल का टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं हो रहा है, और कभी माउथ टेस्ट नहीं है उनको। सो बेसिकली आपको इसलिए घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहले आपको रिकग्नाइज़ करना है कि आपका कॉज़ क्या था? ऐसा क्या रीज़न था जिसके कारण से आपको हुआ है? अगर आपको लगता है कि ये फूड पॉइज़निंग था, मीन्स आपने कुछ खाया हुआ था 1 दिन पहले या आपको इमीडिएटली हुआ है, तो सबसे पहले अपने कॉज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है। और यदि आपने ऐसा कुछ बाहर का फूड खा लिया है, तो आपको सबसे पहले अपना हाइजीन मेंटेन करना है, उसमें खाने से रिलेटेड चीज़ों को आपको स्टमक को थोड़ा रेस्ट देना है। अगर हमने प्रिकॉशन में क्या रखना है, सो बेसिकली हमें कोशिश ये करना है कि जितनी हम बाहर की चीज़ों को, ऑयली, स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा होता है कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, फूड आइटम होते हैं जो हमें खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, पर मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर आप शायद वो एक शब्द सुना होगा जिसको हम बोलते हैं अजीनोमोटो। इस समय वो अजीनोमोटो जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है और हमें बड़ा ही टेस्ट दिलाता है वो। लेकिन वो कोशिश करना है कि उससे बनी हुई प्रिपरेशन या वो चीज़ जिन चीज़ों में डलता हुआ है, जिसको हम टार्टरी भी बोलते हैं, उसको अवॉइड करना है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा हमें थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अभी थ्रोट इन्फेक्शन जो है जिस तरीके से चल रहा है, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारे डर बैठे हुए हैं। तो कोशिश करना है बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन 2 तरीके से है, एक तो आपको वाटर हाइजीन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस समय जो पानी आता है उसको आपको फ़िल्टर करके या जिस भी प्रोसेस से आप अपने घर में कंफर्टेबल हैं, उस तरीके से आपको उसको हाइजीन करना है और उसी का इंटेक करना है। क्योंकि अभी जो आएगा शुरू में जो होता है गंदा पानी वगैरह मिल के आता है, मिक्स होके आता है और आप जहाँ-जहाँ आप रहते हैं, जो-जो पानी का यूज़ कर रहे हैं, सो उस तरीके से आपको स्वच्छ जल को आपको यूज़ करना है। अगर होम्योपैथी की हम बात करते हैं तो होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, ऐसे चाहे वो हम प्रिकॉशनरी जिसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करते हैं, जिन मेडिसिन का हम यूज़ करके इस मौसमी डिसीज़ से बच सकते हैं। मौसमी डिसीज़ बहुत सारी हो सकती है, पर वो मौसमी डिसीज़ जो इस रेनी सीज़न के कारण से होती है, अब चाहे वो रेनी सीज़न में हमें जो बहुत सारे लोगों को देखने आता है और बहुत ही कॉमन नेम है जिसको फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन अराउंड द थाइज़ जिसको हम टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। हेयर फॉल है, डैंड्रफ है,
ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा है स्नीजिंग हो रहा है, लोगों को कफ कोल्ड हुआ, अस्थमेटिक प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एक ही बड़ा कॉमन सा बड़ा ही एक अभी जो लोग लेके आते हैं जनरली, या लेके आना शुरू हो जाएंगे अब, वो होता है हमारी बॉडी में ईचिंग होना। ईचिंग को लेके बड़ी प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो ईचिंग का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो हमारे ये रेनी सीजन होता है, इसमें डैम्पनेस होती है। जहाँ पे डैम्पनेस रहेगी उस जगह पे ये आपके जो क्विल्ट है, जो गद्दे हुए होते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, वो बहुत ही डैम्प होते हैं, और डैम्पनेस के कारण से छोटे छोटे जो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी को ईचिंग देते हैं। इसलिए लोग ईचिंग लेके भी बहुत सारे स्किन इश्यूज लेके बहुत सारे लोग आते हैं। तीसरा होता है इसमें आर्टिकुलर रैशेज। लोग को बड़े बड़े चित्ते उठाते हैं। लोग बोलते हैं गर्मी से बाहर जाते हैं, ठंड से गर्मी में आते हैं, या बारिश में भीग गए तो उसके कारण से हमारे बॉडी में रैशेज आ रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रिकॉशन रखना है, अंडरस्टैंड करना है क्या रीजन से हो रहा है, और आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जिसमें कि आप इससे बेटर होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रेनी सीजन में सिर्फ प्रिकॉशन से ही बचा जा सकता है। दूसरा चीज़ है, मैं अपने पेशेंट को ये हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपको वियरिंग्स का ध्यान रखना है। यानी जो आप अंडर गारमेंट्स पहन रहे हैं वो बहुत ही कोजी होना चाहिए, एरिएशन वाले होना चाहिए, और जितना कोशिश हो सकता है उनको ऐसे आप पैंट पहनिए जिससे कि आपको एरिएशन हो जाए। दूसरा है, आप नहाने के बाद में क्लीननेस करिए, पूरा ड्राई करिए बॉडी को, क्योंकि इसके बाद भी देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सर जैसा कि आपने बताया कि इन्फेक्शंस मतलब आपने काफ़ी सीज़न में देखने को मिलता है। हम्म। लेकिन सर जैसे सीज़निंग वाली जो डिसीज़ेज़ हैं, उनमें अभी क्या आपके पास पेशेंट आए हैं? मतलब अभी ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस सीज़न में स्टार्ट हो चुकी हैं आना आपके पास? बिल्कुल। इस सीज़न में सबसे पहले ये होता है, क्योंकि डे और नाइट का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग अभी कफ कोल्ड लेके आ रहे हैं। पेट से लेके समस्या लेके आ रहे हैं कि पेट में उनको लूज़ मोशन का है, पेट दर्द होना, और बार-बार उनको जो स्टमक एक होना, ये सब प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। दूसरा, हेडेक भी काफ़ी लोग लेके आ रहे हैं अभी। साइनस हेडेक है। दूसरा है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि इनका वाटर इनटेक कम हो रहा है। ये बड़ा ही सोचने वाली बात है कि इस समय लोग पानी कम पी रहे हैं, जिसके कारण से उनका साइकिल? स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है, और दूसरा चीज़ है उनको हेडेक हेडेक का इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो अभी सीजनल में आपको जो कफ कोल्ड है, आप फीवर होना है भीगने के बाद में, बाहर का फूड लेने के कारण से जितना भी स्टमक इन्फेक्शन होना है, बॉडी एक बहुत सारा देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, अस्थमेटिक प्रॉब्लम आ रही है, हेयर फॉल है, स्किन इश्यूज हैं, तो ये सब बहुत कॉमनली देखने को सर मिल जैसा कि आपने स्लीप साइकिल की भी बात की। रहा सर मेरा ये क्वेश्चन है जैसे स्लीप साइकिल उन लोगों की भी डिस्टर्ब है जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं और मजबूरी है कि काम तो करना बिल्कुल पड़ेगा उस शिफ्ट में। जी। तो सर उस चीज़ को कैसे हम मतलब हेल्थ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या क्या उन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं नाइट शिफ्ट को फॉलो करते हुए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और वो इसलिए मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत समय पहले एक बुक पढ़ रहा था, एक मैथ्यू की, जिसमें वाई वी स्लीप, एक ऑथर है, एक बुक का नाम है वाई वी स्लीप, एक बहुत अच्छी बुक है। उसमें लिखा है कि हम सोते क्यों हैं और सोना हमें क्यों ज़रूरी होता है। तो वही मैं बात करूंगा आपसे कि जिस आपने कंडीशन की बात की कि ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट में करते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा कंसाइज करूंगा आपको मैं। वो एक रीज़न ये है क्योंकि कोरोना के समय बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और जो बहुत सारी जो फीमेल थी या मेल पर्सन थे अपने घर घर आके नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे और एमएनसीज में काम कर रहे थे। ऐसे लोग नाइट के समय जो यूएस टाइम में कर रहे थे, जोन टाइम जोन चेंज होने के कारण से, उस समय जो लोग प्रेग्नेंट हुए हैं, तो उस समय जो प्रेग्नेंट हुए हैं और उनका बेबी 1 साल और 2 साल का जो हुआ है, तो अभी वो एक प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मेरा बच्चा है जो रात में सोता नहीं है, बहुत परेशान करता है, और दिन होता है सुबह 4-5 बजता है तो वो जागना शुरू कर देता है, और मतलब उस समय सोता है और पूरी रात जागता है, बहुत परेशान करता है। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग कभी रात में जागते थे? तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं कि हाँ सर, हमारी तो शिफ्ट हुआ करती थी। इट मीन्स कि आपके नाइट का जागरण का आपकी बॉडी पर और प्रेगनेंसी पे इतना इफेक्ट आया कि बच्चे के अंदर स्लीप साइकिल चेंज हो गया। जी सर। रीजन ये था कि बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा चेंज हो गया। ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम आना, या ऐसे लोग बाद में जो रिटायरमेंट के बाद में, जैसे मैंने सबसे ज्यादा चीजें देखी हैं लोगों को जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं या पुलिस में होते हैं, इन लोगों के टिनिटस, रात में जो जो एपनिया भी देखना है, स्लीपलेसनेस भी देखने को मिला, साइकोलॉजी जो है उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और दूसरा, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत मिलता है, और आगे जाके इनको आईबीएस डेवलप हो जाता है, रिटेल बाउल सिंड्रोम, यानी पेट की गड़बड़ का ये शुरू हो जाता है।
तो मैं अब इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं हम? यदि आप स्टूडेंट हैं और ये सोचते हैं कि हमें रात में पढ़ना चाहिए, तो मैं आपसे आज भी बोलूँगा कि प्लीज़ आप कोशिश करिए कि रात में 10 और 11 बजे तक आप सोने की कोशिश करिए। सोने के 3 से 4 घंटे पहले आपका जो फूड है, जो मील है, वो फिनिश करना है आपको। 6 से 7 बजे तक कोशिश करिए कि आप उसको फिनिश कर पाएँ, क्योंकि हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो रात में थोड़ा स्लगिश हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। दूसरा चीज़ है, अर्ली राइज़र होइए, लेट नहीं सोना है आपको। अगर स्लीप साइकिल चेंज होगा तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होगी और एसिडिटी और आपको वो फ्रेशनेस फ़ील नहीं होगा जो हमें जो टाइम पे सोने पे मिलता है। सर एक मेरा ये क्वेश्चन था, जैसा कि आपने बोला 6 टू 7 ओ क्लॉक के बीच में आपका जो लास्ट मील है वो आपको हुँ, फिनिश करना है। हुँ, लेकिन सर बहुत लेट नाइट जो लोग काम करते हैं या अप टू 11 ओ क्लॉक भी, तो उनको लेट नाइट क्रेविंग्स होने लगती हैं यस, और वो लोग ऐसे हंग्री फील करते हैं, तो उस चीज़ को कैसे डील करें? बिल्कुल। सो बेसिकली बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ देखी है और ऐसा देखने को मिलता है कि रात में जो लेट नाइट तक जगते हैं, आपको पता है कि 11 बजे तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ा और लेट होना शुरू होता है, अब लगता है कि हंगर। सो बेसिकली उन लोगों को देखने को मिलता है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और एक समय के बाद में हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो डिप्लीट होने लगता है, वो कम होने लगता है। सो जैसे जैसे आपका टाइम यहाँ बढ़ता जाता है, अगर आपने 6-7 बजे भी खाना खाया है तो 4 आवर्स के बाद में धीरे-धीरे आपका जो शुगर लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो कम होने के कारण से जितना लेट तक आप जगते जाएँगे, आपका शुगर लेवल कम होगा, यानी ब्लड शुगर कम होता है और दूसरा है कि आपका एसिडिटी जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यदि आप टाइम पे सोते हैं तो आपका एसिडिटी का लेवल जो रहेगा वो आपका नॉर्मलाइज़ रहेगा और आपको शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपको ओवर स्ट्रेस देना पड़ रहा है। अगर आप हैबिचुअल हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने रोज आपका सोने की हैबिट है 10-11 बजे की और आप उसके बाद भी या पर्टिकुलर जो टाइम पे आपको सोने का हैबिट है उससे अगर आप धीरे लेट होना शुरू करते हैं या उस दिन लेट होते हैं, तो वो चीज़ आपको एसिडिटी या फिर आपको क्रेविंग होने लगेगा भूख का, क्योंकि आपकी बॉडी को उस वक्त चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर का लेवल मेंटेन करने के लिए। दूसरा, ये आपका एक क्वेश्चन था कि उसमें हम इसको कैसे ठीक रेक्टिफाई करें कि इसमें हमें कि भूख न लगे, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो यदि आपको क्रेविंग होती है तो आप इमीडिएटली कॉन्सेंट्रेट शुगर मत लीजिए, आप फ्रूट्स ले लें, आप कुछ ऐसा चंक्स ले लें जिससे कि आपको समहाउ प्रोटीन मिल जाए, आपको ऐसा चीज़ हो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट एक मीठा खा लें, तो इमीडिएटली मीठा नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी जो क्रेविंग है मीठे के बाद से और बढ़ना शुरू होती है। हमें लगता ज़रूर है कि हमने उसको खा लिया और हम उतना प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा ही प्रोपोर्शन में खाते हैं। जब हम नाइट में अगर हम जागते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग होने लगती है, जिसको हम पाइका बोलते हैं। सो कोशिश करना है, हम जूसेस लेंगे, कैफ़ीन मत लीजिएगा। प्लीज़ मैं आप सबको अवॉइड करने को बोलूँगा इस मीडिया के थ्रू कि लोग रात में कैफ़ीन को अवॉइड करिए, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है वो हमें काफ़ी समय तक हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है उसको चेंज करता है और हमारी नींद को भगाता है। सो कोशिश करिएगा कि आप रात के समय कैफ़ीन ना लें, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा देखिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, इट वाज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक सर यू। लास्ट मेरा जो ये क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बताया कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जी, और जितना कि हमने आपके बारे में रिसर्च किया कि आपको 16-17 इयर्स प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स को भी मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के पहले पेडियाट्रिक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं सर। सर इसके बारे में आप बताइए कि आपके पास मतलब जैसे होम्योपैथ और एलोपैथ को अगर हम दोनों को हुँ, कंबाइन हुँ, करें, हुँ। तो आजकल ज़्यादा एलोपैथी चल रही है, लोग एलोपैथी की मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें या फिर ज़्यादा क्या फ़ायदेमंद रहता है? अ, देखिए, ये कंपैरिज़न करना तो बड़ा मुश्किल है। हुँ, हुँ। शायद मैं अपनी विधा और अपनी होम्योपैथी के बारे में बताऊँगा हुँ, हुँ। कि जब से मैंने होम्योपैथिक जॉइन किया है और आज मैं प्रोफ़ेसर हूँ, एचओडी हूँ आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में एज़ अ पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। और शायद मुझे लगता है कि मैं सेकंड पीएचडी होल्डर हूँ, ये गॉड ग्रेस की मुझे इंडिया में जिसने पीएचडी किया है पीडियाट्रिक में। मेरा जो एक्सपीरियंस होम्योपैथी के साथ रहा है, मैं बोलूँगा निश्चित तौर से कि इसका इज़ नो लिमिट। इतना ज़्यादा वास्ट चीज़ें हैं, हम बहुत सारा चीज़ें बहुत अच्छा कर सकते हैं होम्योपैथी में और ऐसी डिसीज़, ऐसे इनक्योरेबल डिसीज़ेज़ और ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए शायद दूसरी विधाओं में इसके लिए कोई आंसर नहीं है या परमानेंट क्योर नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अगर होम्योपैथी यूज़ करते हैं तो आपके पास एक अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए डॉक्टर का
अगर डॉक्टर आपको कोई प्रिकॉशन बोलता है तो उसको फॉलो करना चाहिए, और जिस तरीके से वो आपको बताता है आपको वैसे ही मेडिसिन को लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होता है कि एक डॉक्टर के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। जी सर। सो होम्योपैथी में बहुत स्कोप है और बहुत सारी ऐसी इनक्योरेबल डिसीजेज हैं जिनका बहुत अच्छा आउटकम है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो लोगों को मुझे लगता है कि होम्योपैथी बिल्कुल चूज करना चाहिए। फिर आपने एक और चीज पूछा मुझे कि एलोपैथी की साइड लोग क्यों जा रहे हैं। जी। शायद लोगों के पास टाइम नहीं है, या वो ये समझते नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे शॉर्ट रिलीफ जल्दी मिल जाएगा, मैं आराम मिल जाएगा मुझे। क्योंकि इतनी एंजाइटी अभी जो डिसीज को देख के लोगों को हो रही है, इतने हाइपोकॉन्ड्रिक लोग हो गए हैं कि उनको लगता है बस मुझे कुछ हुआ है तो मैं एकदम डॉक्टर के पास जाऊं और ठीक हो जाऊं। एक और चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है जिसमें बताती है कि आपको बिल्कुल अपने मन से एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है। हाँ और बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, एंटीबायोटिक अपने मन से नहीं लेनी है। कितने सारे लोग केमिस्ट के पास जाते हैं और एंटीबायोटिक लेते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि हमें क्यों लेना है, कब लेना है, कितना डोज लेना है। सो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूंगा, प्लीज अपने मन से आप मेडिकेशन सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन, बिल्कुल मत करिए। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर के प्रिकॉशन के थ्रू ही आप वो लीजिए। अगर आप उसके सुपरविजन में लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेटर हो पाएंगे। जहां तक एलोपैथी और होम्योपैथी का कंपैरिजन है, जो केसेस आते हैं जनरली वो इनक्योरेबल केस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो किसी दूसरी पैथी के पास से आते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी पैथी हो सकती है। उसके बाद में होम्योपैथी के पास आते हैं, और लास्ट में लोग ये भी समझ के आते हैं कि शायद होम्योपैथी बहुत इजी है, सस्ता है, साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आते हैं। पर मैं आपसे बोलूंगा, अगर मेडिसिन वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी करेगी। वही बात कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है कि दूसरे किसी पेशेंट ने एसिडिटी के लिए नेक्सोमिका लिया था तो आप भी नेक्सोमिका लेके ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथी एक मेंटल और फिजिकल पर्सनालिटी पे बेस्ड होती है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में ही आपकी वो मेडिकेशन या मेडिसिन निकलती है जो आपको हर तरीके से ठीक रखती है और परमानेंट क्योर देती है। सो इस तरीके से मैं यही बोलूँगा, आप होम्योपैथी ज़रूर लीजिएगा। और होम्योपैथी के रिजल्ट्स जो होते हैं बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही अमेजिंग होते हैं। सर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। ऐसे में सिटी टुडे के साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ हम भी डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप व्यूअर्स को जिनको नहीं पता है और हमें ये बताइए कि डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और उसके पीछे की क्या स्टोरी है और फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट किया गया था? अ, देखिए, एक एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे कोलकाता के एक फिजिशियन थे जिनकी ट्राइब्यूनर डॉक्टर रॉय रॉय साहब के उनके बर्थ और डेथ जो सेरेमनी मनाई जाती है 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई से हम लोगों ने उसको मुझे लगता है 1991 से, आई होप कि उससे शुरू हुआ था। पर एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे कि हम लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं, और अवेयरनेस के थ्रू लोगों में वो चीज़ में डेवलप करना है कि कैसे आप डिसीज से बच सकते हैं या आपसे बचाव कर सकते हैं। एक इसका एक आपकी मीडिया के थ्रू और सिटी टुडे को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा, इस रीज़न से कि उन्होंने आपके माध्यम से लोगों के अंदर डॉक्टर्स के इंटरव्यू करके उनके व्यू पॉइंट डिफरेंट पैथीज के उस दिन रखकर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस बताया कि डॉक्टर्स उस डिसीज के बारे में क्या सोचते हैं और जनरल पॉपुलेशन या पब्लिक कैसे स्वस्थ रह सकती है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने सिटी टुडे के माध्यम से, और एक बहुत अच्छा अप्रोच है और बड़ा ही अच्छा यूनिक अप्रोच आपने किया है कि डिफरेंट विधाओं के डॉक्टर्स के व्यू पॉइंट लेके आप लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, मेंटल, फिजिकल, या अपने आप में क्या चेंजेस लाके लाइफ स्टाइल। हाँ, एक और चीज़ जो कि लाइफ स्टाइल डिसीज जो आपसे बढ़ रही हैं, उसमें ज़रूर मैं चाहूँगा कि लोगों में चेंजेस लाना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है लाइफ स्टाइल डिसीज के लिए, जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। सो ज़रूर अगर टाइम परमिट करेगा तो हम कभी इस पर डिस्कस करेंगे। और थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक है यू ना। सो मच सर।